नमस्कार बच्चों। ये कल तक हमने जो वीडियो में कक्षा 10 में पार्ट 7 जो पढ़ा था, उसके बाद जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं इसके चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तर अब आगे जानेंगे। ये अभी तक हमने जो है 8 तक क्वेश्चन किए थे इसके, अभी 9th क्वेश्चन आया। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। यानी कि ऑक्सिन एक पादा हार्मोन्स हो गया। प्रतान प्रतान क्या होते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, इनमें आपने देखा होगा इनकी पौधों में इस टाइप की एक स्प्रिंग टाइप की होती है जो है किसी आधार से लिपट जाती है। ठीक है, तो ये सहारे के लिए जो है प्रतान वृद्धि करके तो ऑक्सिन उसमें किस प्रकार सहायता करता है, ये हमको बताना है। ठीक है, कि इनकी वृद्धि किस प्रकार होती है प्रतान की, इनको प्रतान बोला जाता है। तो प्रतान में स्पर्शानुवर्तन गति होती है, यानी कि स्पर्श की अनुवर्तन गति। दुर्बल पौधों के प्रतान के शिखर पर ऑक्सिन बनता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑक्सिन होता है पौधे के शीर्ष भागों, जड़ के शीर्ष भागों में होता है। तो यह ऑक्सिन जो है प्रतानों के शीर्ष भाग में होता है। प्रतान के किसी सहारे के संपर्क में आने पर, जैसे ही जो प्रतान जो स्प्रिंग जैसी संरचना होती है वो किसी सहारे से संपर्क में आती है के आने पर जल व ऑक्सीजन विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। तो उसके टॉप में जो ऑक्सीजन और जल होगा वो विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा, जैसे ही वो किसी सहारे को पकड़ेगी, सहारे के पास आएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, जिससे कोशिकाएं लंबी व तन्य हो जाती हैं। जिससे इसकी कोशिकाएं क्या होंगी, जब उसको सहारा मिल जाएगा तो लंबी होने लगती हैं और खींचने लगती हैं, और प्रतान मुड़ जाता है, यानी कि मुड़ता जाता है उस सहारे के चारों ओर। जैसा आपने देखा है उसके चारों ओर जो है मुड़ता जाता है, तो आधार से लिपट जाता है। जो उसको आधार मिला होता है उसके चारों ओर से फिर वो उस चारों ओर से लिपट करके मोड़ने लगता है। तो इस प्रकार जो है प्रतान जो है ऑक्सिन के कारण जो है उस आधार के सहारे चारों तरफ लिपट जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जैसे पौधों में पादप हार्मोन्स की वैसे होता है, तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आया हमारा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। यानी कि आयोडीन से युक्त नमक ही क्यों लेना चाहिए अपने भोजन में, उसकी सलाह क्यों दी जाती है, उसको बताना है हमने। कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, जंतुओं में हार्मोन सारे बताए थे कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इसका मेन कार्य क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय कर हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। उपापचय मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको संयुक्त रूप से बोला जाता है उपापचय। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। तो मेटाबॉलिज्म किनका करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है उसको उपापचयित कर शरीर पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन अनिवार्य है। थायरॉक्सिन तभी जो है थायराइड ग्रंथि से निकलेगा जब उसको आयोडीन जो है प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंगा, जड़वामनता, जिसे ग्रेटिनिज्म भी कहते हैं, रोग हो जाते हैं। ठीक है, अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन का उचित श्रावण तब होगा जब हम आयोडीन अपने आहार में प्रॉपर तरीके से लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो है ये जो रोग होंगे ये होने से हम बच जाएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आया, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। कि जलानुवर्तन किस प्रकार होता है करके, तो एक प्रयोग की आपने अभिकल्पना करनी है। इसमें मैंने एक फिगर भी बनाया है, चित्र भी बनाया है, जैसे इस तरह से ये समझते हैं। पहले इसको देख लेते हैं क्या करके। सबसे पहले लेंगे जलानुवर्तन। तो नमी या जल के कारण होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। यानी जहाँ को जड़ों को जो है जल या नमी मिलेगी, जो है जड़ें उसी ओर गति करती हैं, तो इसे कहा जाता है जलानुवर्तन। ठीक है, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए लकड़ी के बक्से में रेत भर लेते हैं। एक पूरा लकड़ी का बक्सा बनाया है जिसमें रेत भरी गई है पूरी। ठीक है, रेत के मध्य जल से भरा मिट्टी का बर्तन रख देते हैं। ये एक जल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन है। इसके चारों ओर बीज बो देते हैं। इस बीच में बीज बोए हुए हैं। नवोद्भित पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल की ओर गति करती हैं। तो जैसे ही नया पौधा उगता है, नवोद्भित मतलब नया उगा हुआ पौधा की जो जड़ें होंगी वो गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के नीचे की ओर, लेकिन ये यहाँ को गति नहीं करेंगी। कहाँ गति करेंगी, जहाँ को
जल मिलेगा इसको, तो जल की ओर गति करती हैं। इससे स्पष्ट है कि जड़ों पर गुरुत्वाकर्षण की तुलना में जलानुवर्तन अधिक प्रभावी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जड़ जो होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है जलानुवर्तन की ओर गति करती हैं और जलानुवर्तन अधिक प्रभावी होता है। तो ये दर्शाया गया मैंने इस तरह से, आप भी इस तरह से बना लेंगे इसको। ठीक है, मैं अभी इमेज भी भेज दूंगा तो उसमें आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एड्रेनलिन रुधिर में प्रवाहित यानी कि हमारे रक्त में जब एड्रेनलिन हार्मोन प्रवाहित होता है या स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, हमारा शरीर जो है उस एड्रेनलिन हार्मोन के खिलाफ क्या अनुक्रिया करता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से जो है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। इसके फलस्वरूप रक्तचाप, हृदय स्पंदन दर, श्वास दर आदि बढ़ जाए। तो इसके फल जैसे ही ये मतलब हमारे रक्त के अंदर आता है तो हमारी जो पल्स रेट होगी, बीपी होगा और जो हमारी हार्ट बीट रेट होगा वो एकदम से जो है बढ़ जाएगा। शरीर की पेशियों को रक्त, ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, पेशियां हैं, इनमें जो है ब्लड की, ऑक्सीजन की और जो फूड की जो है बहुत तेज़ी से जो है सप्लाई होने लगती है। शरीर संकटावस्था में उग्र प्रतिक्रिया का आसानी से सामना कर लेता है और इस एक प्रकार की संकटावस्था होती है ये शरीर के लिए, जिसका जो है शरीर आसानी से सामना कर लेता है। और इसका जो है हार्मोन का हमारे रक्त में जो है स्रावित होना भी ये एक प्रकार की लाभप्रद क्रिया ही है, जिससे जो है हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन की कमी नहीं होती है। ये प्रॉपर रूप से हमारे शरीर में होती रहती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों जाती है, यानी कि उन्हें इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन क्यों देते हैं जो शुगर के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं। ठीक है, तो आंसर है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, जो बीटा सेल्स होती हैं अग्नाशय में 3 प्रकार की जो है सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। तो जो अग्नाशय की बीटा सेल्स होती हैं इनको संयुक्त रूप से अल्फा, बीटा, गामा के जो सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं जो अग्नाशय के अंदर, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। तो बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब हमारे शरीर में जो है अधिक ग्लूकोज की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, शर्करा को ग्लूकोज कहा जाता है, तो ये क्या क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन यानी कि जो हमारी जो है स्टोर हो जाता है, एक प्रकार से जो भोजन है हमारा वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हम आवश्यकता पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन जो है दोबारा से ग्लूकोज में बदल के हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, क्षतिपूर्ति है या कोशिकाओं की टूट फूट है, उनमें उपयोग किया जाता है। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और अगर इंसुलिन अधिक कम मात्रा में स्रावित होगा रक्त में तो उससे क्या होगा हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ती चली जाएगी। इससे मधुमेह रोग हो जाता है। इससे क्या होगा जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, क्योंकि जो होती हैं जो ये हमारी कोशिकाएं होती हैं वो इतना ग्लूकोज को जो है मतलब शर्करा को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाती, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, शुगर यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। अतः मधुमेह उपचार हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अतः जो है मधुमेह के रोगियों को अलग से इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, जिससे कि जो है जो ग्लूकोज है उसको जो है ग्लाइकोजन में बदला जा सके और आसानी से जो है कोशिकाएं उनका उपयोग करके मनुष्य की जैविक क्रियाओं और जो मनुष्य की शारीरिक जो कार्य हैं और आवश्यकताएं उनको पूरा कर सके करके। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अब अगली वीडियो में।